सोचिए, बहुत जल्द आपको यह भी सुनाई देगा कि असीम मुनीर ने अपने लिए बुलेट प्रूफ रजाई बनवाई है। आज फिक्र की शुरुआत उसी खबर से जिसमें एक बुजदिल जनरल का खौफ है। बंदूक के दम पर असीम ताकत हासिल करने वाले असीम मुनीर चैन की नींद के लिए तरस गए हैं। पाकिस्तान में बगावत का ऐसा भूचाल आने वाला है जिससे असीम मुनीर खौफजदा हैं। सोचिए, जॉन एफ कैनेडी ने एक बात कही थी, ध्यान से सुनिएगा, सिक्योरिटी ऑफ अ मैन शोज हाउ इनसिक्योर ही इज। यानी एक इंसान की सुरक्षा का जो घेरा है वो बताता है कि वो कितना इनसिक्योर है। इमरान खान के पूर्व सलाहकार शहजाद अकबर ने दावा किया है कि असीम मुनीर अपने घर में ही डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, भयभीत हैं। मुनीर का खौफ इतना ज्यादा है कि वो बेडरूम में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर सोते हैं और तकिए के नीचे पिस्तौल रखते हैं। सवाल यह है कि मुनीर को खौफ अपने खिलाफ जा रहे जनरल से है, या उनसे भड़के हुई आवाम से है, या उन राजनीतिक पार्टियों से है जिनका वो दमन कर रहे हैं, या फिर मुनीर को बुलेट प्रूफ पहनने की जरूरत तालिबान के लड़ाके और बलोच विद्रोहियों की वजह से हुई है। असीम मुनीर का डर का सबसे बड़ा सबूत यह तस्वीर है। इस तस्वीर में असीम मुनीर ने यूनिफॉर्म के नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए दिखाई देंगे आपको। यह जैकेट असीम मुनीर की झूठी बहादुरी की पोल खोल रही है। मुनीर को यह है वो तस्वीर, ये देखिए जरा, देख रहे हैं आप? मुनीर को इस डर की वजह से रात भर नींद नहीं आती। पहले कुछ पॉइंटर्स में समझिए कि रात भर मुनीर क्या करते हैं। आइए जरा। मुनीर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर सोते हैं। कई बार रात को चौंक कर उठ जाते हैं, सोते सोते नींद में कांपने लगते हैं। मुनीर की रातों की नींद उड़ी हुई है। साथ में पिस्टल और राइफल रखते हैं। मुनीर को जियाउल हक जैसे हश्र का डर है। सुरक्षा में सिर्फ पुराने वफादार जवान हैं। बेडरूम के बाहर सिर्फ वफादार गार्ड्स तैनात हैं। कहा जा रहा है कि मुनीर को जियाउल हक वाला डर सता रहा है। वर्ष 1988 में पाकिस्तान के तत्कालीन सैन्य तानाशाह जियाउल हक की विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। इन्वेस्टिगेशन में तो बहुत सारी बातें आई, लेकिन कहा जाता है कि फ्रूट बास्केट में बम रखा था। पाकिस्तान में से टेक्निकल फॉल्ट बताया गया, लेकिन सब जानते हैं इसके पीछे साजिश थी। मुनीर को भी लगता है कि कोई तो है जो उनकी जान लेना चाहता है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, मुनीर अब बंकर में तो रह नहीं सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का खौफ काफी रहता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हम आपको 6 घटनाओं से बताते हैं कि मुनीर के डर की असली वजह क्या है। देखिए, सबसे बड़ा संकट इमरान खान वाला है। इमरान खान के समर्थकों ने मुनीर के तख्त को उखाड़ने की चुनौती दी है। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतर रहे हैं। दूसरी मुसीबत सिंध वाली है, जिसमें गाजा वाली चिंगारी है। मुनीर अमेरिका के सामने मजबूर हैं। अमेरिका के दबाव में गाजा में सेना भेजने की डील कर चुके हैं। पाकिस्तान के सिंध में इसका विरोध हो रहा है। इतना ही नहीं, मुनीर को संवैधानिक शक्ति देने के विरोध में अब पाकिस्तान के मौलाना भी आवाज उठा रहे हैं। इसे इस्लाम के हिसाब से गलत बता रहे। मुनीर के खिलाफ वहां के कई जजेस ने इस्तीफा तक दे दिया है। बीएलए की शक्ति का सबूत पूरी दुनिया देख चुकी है। बलोच लिबरेशन आर्मी या BRA, बलोच रिपब्लिकन आर्मी के लड़ाके पाकिस्तान की सेना के जवानों को चुन चुन कर मार रहे हैं। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को उनकी अपनी ही धरती पर खदेड़ रहे हैं। पाकिस्तान में TTP भी बड़ी मुसीबत है। मिसाइल, रॉकेट और बम से TTP रोज पाकिस्तानी फौज को टारगेट कर रहा है। उधर POK में मुनीर के खिलाफ विद्रोह की लहर है। पाकिस्तानी फौज की पेंटें उतार कर नीलाम की जा रही हैं। कई बार शाहबाज और मुनीर के खिलाफ आवाज उठ चुकी है। मुनीर को एक और बहुत बड़ा खौफ है। वो खौफ है ऑपरेशन सिंदूर का। कहते हैं कि लाल रंग देख के वो भागने लगते हैं। अब मुनीर की बुजदिली का एक और प्रमाण देखिए। तस्वीर में जो व्यक्ति दिख रहा है उसका नाम है मिर्जा शहजाद अकबर। ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पूर्व सलाहकार हैं, जो इस वक्त ब्रिटेन में रह रहे हैं। मुनीर के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। मुनीर को कायर भी बताया था। जिसके बाद उनके साथ ब्रिटेन में क्या हुआ, आप इस तस्वीर से समझिए। ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनके घर पर हमला हुआ। मुनीर के किसी समर्थक ने मिर्जा शहजाद अकबर पर अटैक किया और इस हमले में इनका जबड़ा और नाक टूट गए।
पाकिस्तान छोड़ने के बाद अकबर पर पहले ही हमला हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ज्यादातर इमरान खान के समर्थन में जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और स्पेन में चले गए और वहां से एआई वीडियोज और अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। खैर, इसमें मुनीर का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि मिर्जा शहजाद अकबर ने खुद बताया कि इस हमले के लिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर जिम्मेदार है। अब देखिए मुनीर के डर का एक बहुत बड़ा सबूत। पाकिस्तान रेलवे ने बलोचिस्तान में सभी ट्रेन सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं। बरसों की बात है जब ट्रेन के ऊपर, ट्रेन के कैरेजेस के ऊपर मशीन गन लगाई गई थी। अधिकारियों के अनुसार ट्रेन पर संभावित आत्मघाती हमले की आशंका को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसके तहत पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों से बलूचिस्तान जाने और वहां से बाहर आने वाली सभी यात्री ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी गई और अब पाकिस्तान फौज ट्रेन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी वहां के लिए। पाकिस्तान रेलवे के इस फैसले से कई अहम रूट प्रभावित हुए हैं। इंटरेस्टिंग बात क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान की फौज ऑलरेडी सड़क से नहीं जाती है, वहां पे आईडी धमाके होते हैं, ट्रेन भी बंद हो गई है अब उनके लिए। यानी पाकिस्तान की फौज का बलोचिस्तान से संपर्क कटता जा रहा है। क्वेटा से पेशावर के बीच चलने वाली जाफर एक्सप्रेस और कराची जाने वाली बोलन मेल को रद्द कर दिया गया है। वहीं पेशावर से क्वेटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस भी नहीं चली। जाफर एक्सप्रेस सबसे ज्यादा टारगेट पर रही है। चमन के लिए यात्री ट्रेन सेवा भी पूरे दिन बंद रही है। असीम मुनीर के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना वो व्यक्ति जिसे मुनीर ने काल कोठरी में कैद कर रखा है, वो है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। पाकिस्तान में एक बार फिर बगावत का सायरन बज गया। इमरान की पार्टी पीटीआई के हजारों कार्यकर्ता और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री ने लाहौर की तरफ कूच करना शुरू कर दिया है। खैबर के मुख्यमंत्री ने तो यहां तक कह दिया है कि वो पाक फौज को अपनी धरती पर कदम नहीं रखने देंगे। इससे भी मुनीर की कैसे नींद उड़ी है, इस रिपोर्ट में देखें। पाकिस्तान में जमीन हिल रही है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान रिहा होंगे या नहीं, सवाल ये है कि क्या अब जनरल मुनीर का तख्त डगमगाने लगा। लाहौर की तरफ हजारों नहीं बल्कि एक लहर की तरह पीटीआई कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी खुद सड़कों पर है। यहां पीटीआई कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर सोहेल अफरीदी का स्वागत किया। ये कोई आम मार्च नहीं बल्कि रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर को सीधी चुनौती है। ये वीडियो पाकिस्तान के चक्री से आया है। सोहेल अफरीदी का काफिला जब यहां पहुंचा, यहां भी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश दिखा। ये वीडियो पाकिस्तान के अटक इलाके से आया है। यहां भी हजारों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। लाहौर में इमरान की पार्टी पीटीआई एक नए सड़क आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है। लिबर्टी राउंड अबाउट पर इमरान की रिहाई के लिए आवाज उठाई जाएगी। यही मुनीर के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। इमरान खान भले ही जेल में हो, लेकिन उनकी राजनीति सड़कों पर है। ये मुनीर के बुलेट प्रूफ डर की सबसे बड़ी वजह। और अब इमरान की रिहाई के लिए विदेशों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर नीदरलैंड्स की है, जबकि दूसरी तस्वीर नॉर्वे की है। नीदरलैंड्स में पीटीआई समर्थकों ने -8 डिग्री में पाकिस्तान हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। सभी ने इमरान खान और बुशरा बीबी की तत्काल रिहाई की मांग की। दूसरी तस्वीर नॉर्वे के संसद के बाहर की है, जहां लोगों ने इमरान की तस्वीर के साथ प्रोटेस्ट किया। यही वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज है जिससे रावलपिंडी कांपती है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें ना तो डराया जा सकता है और ना ही जेल में डाला जा सकता है। पाकिस्तान से लेकर दूसरे देशों तक हो रहे प्रदर्शन से आसिम मुनीर एक्सपोज हो गए हैं। अब पाकिस्तान में कोई भी व्यक्ति मुनीर को फील्ड मार्शल के तौर पर नहीं देखना चाहता। इतिहास बताता है कि पाकिस्तान में जब मुख्यमंत्री सड़क पर उतर आए, जब भीड़ लाहौर की तरफ बढ़े, जब विरोध विदेशों तक पहुंचे, तो मामला सिर्फ इमरान खान का नहीं रहता। पाकिस्तान में तख्त हिलने से पहले शोर बहुत होता है और आज वो शोर सड़कों से निकलकर दुनिया तक पहुंच चुका है। यही है मुनीर के डर की सबसे बड़ी वजह। देखिए, पाकिस्तान में सिर्फ मुनीर ही बदनाम नहीं है, शाहबाज के मंत्री भी वायरल हो रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में पाकिस्तान के योजना मंत्री एहसान इकबाल हैं। वो एक चैनल पर सरकार और विपक्ष से जुड़े मुद्दे पर बात कर रहे थे। कुछ गड़बड़ हुआ। तभी एक शख्स की मंत्री के वीडियो से आवाज आने लगी जो कह रहा था बंद करो इसे, और फिर स्क्रीन बंद हो जाती है और एहसान इकबाल की एंकर के साथ कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है।
एंकर भी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। पहले इसे देखिए, फिर एहसान इकबाल की सफाई सुनिए। कोई अदृश्य हाथ आया और एक अजीब सी आवाज आई और सब बंद हो गया। यही है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की हकीकत। खैर, कुछ देर बाद एहसान इकबाल दोबारा कनेक्ट हुए मुस्कुराते हुए। तब एंकर ने भी पूछ लिया कि कुछ देर के लिए परेशान हो गए थे कि आखिर क्या हुआ उनके साथ। इस पर एहसान इकबाल ने कहा ऑल इज वेल। उनकी मुस्कुराहट के पीछे बड़ा दर्द और न जाने एक मिस्ट्री दिखाई दे रही थी। खैर, लेकिन चेहरे के भाव यही बता रहे थे कि ऑल इज नॉट वेल। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनके साथ जबरदस्ती की है। अगली खबर जरा ध्यान से देखिएगा। बड़ा दुख होता है यार ये देखकर। खैर, फिक्र में अब तहजीब वाली फाइल खोलते हैं। ये फाइल उन लोगों के लिए है जिन्होंने तहजीब के शहर में अदब को ही लूट लिया। इस फाइल की शुरुआत हम एक न्यूज वीडियो और शायरी को साथ दिखाकर कर रहे हैं। आपको नफाजत और नजाकत से भरे लखनऊ की कुछ पंक्तियां सुनाते हैं। बल्कि लखनऊ पर ये पंक्तियां हैं जो इस शहर से प्यार करने वाले लोगों ने लिखी हैं, लेकिन इसे सुनने के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। लखनऊ पर लिखी गई ये पंक्तियां आपको उन वीडियो के साथ सुननी पड़ेंगी जिन्होंने कल इस शहर को शर्मिंदा कर दिया है। ध्यान से देखते जाइए। एक शायर ने लिखा है, भुला दूं कुछ गलतियां उनकी, कुछ खुद भी सुधर जाऊं, आ जाए थोड़ा अदब मुझ में, मैं भी लखनऊ हो जाऊं। उफ, लेकिन अफसोस, इन तस्वीरों को देखिए जहां कुछ लोगों ने गमले लूटने के चक्कर में इस अदब की धज्जियां उड़ा दी हैं। लखनऊ वो शहर है जिसकी तहजीब के किस्से पूरे भारत में मशहूर हैं। लखनऊ का एक बोर्ड भी काफ़ी मशहूर है, कई सालों से बस अड्डे पर लगा था, जिस पर लिखा है, मुस्कुराइए कि अब आप लखनऊ में हैं। ऐसा ही एक बोर्ड कुछ समय पहले लोहिया पथ के 1090 चौराहे पर लगाया गया, जहां लोग फोटो सेशन करा सकते हैं। ऐसे एक नहीं बल्कि कई बोर्ड लखनऊ के अलग अलग हिस्सों में लगे हैं, क्योंकि ये पंक्तियां लखनऊ की तहजीब से जुड़ी हैं। लेकिन यहां से गुरुवार को आई तस्वीरों को देखकर आप बिल्कुल भी मुस्कुरा नहीं पाएंगे, बल्कि आपको गुस्सा आएगा, अफसोस होगा और आप कहेंगे गमले मत चुराइए क्योंकि आप लखनऊ में हैं। अब लखनऊ को शर्मिंदा करने वाली इन तस्वीरों की पूरी कहानी देखते हैं। बैक स्टोरी। गुरुवार को प्रधानमंत्री लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने गए थे। इसके लिए प्रेरणा स्थल और आसपास के इलाकों को फूलों से सजाया गया था। छोटे छोटे खूबसूरत गमले लगाए गए थे, हैंगिंग वॉल बनाई गई थी। देखिए कितनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत थी जिससे शहर हरा भरा और सुंदर लगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद यहां जो हुआ वो शहर पर दाग जैसा है। प्रधानमंत्री के जाते ही इस ग्रीन कॉरिडोर पर गमले पर लूट हो गई। कोई स्कूटी में गमला लेकर भागा, कोई बाइक पर, कोई 30 रुपए का गमला चुराने के लिए 30 लाख की कार में आया, तो किसी ने गमले को जैकेट में भर लिया। और गमला लूट वाली इस प्रतियोगिता में सिर्फ पुरुषों ने ही नहीं, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लखनऊ को लूट का ऐसा मेडल दिलाया जिस पर फख्र नहीं होगा बल्कि शर्म आएगी। अरे जनाब, ये शहर दिल चुराने के लिए जाना जाता है, आपने गमले चुरा लिए। अब चौंकाने की बात यह है कि गुरुवार को गमलों की लूट का जो सिलसिला शुरू हुआ वो शुक्रवार तक नहीं रुका। बताइए जरा। टीवी 9 के कैमरे पर गमला चोरी की लाइव तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। लोगों को रोका जा रहा है, समझाया जा रहा है, लेकिन गमला चोर रुकने को राजी नहीं थे। और इस लूट में वो ये तक भूल गए कि लखनऊ में ये गमले की लूट नहीं बल्कि अदब की लूट है, तहजीब की लूट है, नफाजत की लूट है और नजाकत की लूट है। ये लखनऊ के संस्कारों की लूट है। ये वो लुटेरे हैं जिन्होंने लखनऊ को शर्मिंदा किया, बल्कि पूरे देश को शर्मिंदा किया।
लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के रास्ते में जो गमले लगे हुए हैं उसको चोरी करने का जो क्रम है वो लगातार जारी है। अभी देखिए यहीं पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं उनकी बहस हो गई, क्योंकि गमले चुराते हुए इन्होंने स्पॉट पे पकड़ लिया। क्या घटना हुई है जरा उसके बारे में देखिए, अभी बहस हो रही है। यहाँ पर ये देखिए गमले नीचे गिरे हुए हैं, ये नीचे हुए गमले हैं, इसको भर रहे थे और उसको पकड़ा है। क्या देखा अभी आपने यहाँ पे? नगर निगम का स्टाफ बता के खुद गाड़ी लेके जा रहे हैं पौधे लेकर के। अच्छा, और अपने आप को नगर निगम का स्टाफ बता रहे हैं। कितने गमले चोरी हो गए होंगे यहाँ पे? कम से कम 100 पौधे चोरी करके ले गए हैं। और अभी तक कितने हो गए होंगे जब से चोरी होने का? लगभग 2,500-3 हज़ार पौधे। 2,500-3 हज़ार। हाँ, भैया ने दिया है, हमने नहीं लिया है। भैया ने कहा ले लो। क्या बोले? भैया ने कहा ले लो। क्या है? ये पेड़ हम नहीं ले रहे थे, अच्छा, इन्होंने कहा जरूरत है एक ले लो, बस एक लिया। अरे रहने, ये क्या काम हो रहा है? अरे रहने, अरे रहने। देखिए देखिए ये सामने देखिए स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी है, उसमें अभी गमले भरे गए हैं। और ये देखिए वो शख्स अब गमला वहाँ से उठा रहा था। अभी हमने इसको देखा है कि आप गमले उठा रहे थे, हमने देखा। अरे तो गमले दिखाने के लिए गमले पड़े, दिखाने में क्या दिक्कत हो गई भाई? दिखा रहे थे या उठा रहे थे? नहीं दिखा रहे थे, दिखाए और क्या। अच्छा, शर्म आती है ऐसे लोगों को देखकर। ये क्या नेशनल कैरेक्टर बनाएंगे? इनमें इंडिविजुअल कैरेक्टर नहीं है। सोचिए जरा। वैसे जिन लोगों ने लखनऊ के प्रेरणा स्थल से गमले चुराए, प्रशासन ने उनके लिए सख्त चेतावनी जारी की। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल का कहना है कि लखनऊ के अदब को लूटने वाले लोगों पर सख्त एक्शन होगा। उनके पोस्टर लगाए जाएंगे और जिन्होंने लखनऊ को बदनाम किया उन्हें सजा मिलकर रहेगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अनुसार प्रेरणा स्थल और आसपास के इलाकों में करीब 30,000 गमले लगाए गए थे, जिनमें से 10,000 गमले चोरी कर लिए गए। चोरी का संज्ञान लेते हुए एलडीए ने यहां से गमले खुद ही हटवाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा गमले तो कल शाम और रात को ही गायब हो गए थे। लोग मान नहीं रहे हैं, उठा के ले जा रहे हैं। आते हैं गाड़ियों से उठा लेते हैं और कर लेते हैं, निकल जाते हैं। मतलब बहुत बदनामी हो रही है, गलत है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग की ही संपत्ति है, लेकिन ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इतनी छोटी सी चीज के लिए क्या चोरी करना। कितने गमले अब तक अंदाजा है कि चोरी हो गए? 10,000 के आसपास गायब हो चुके हैं। 10,000 पौधे गायब हो चुके हैं। कितने लगे होंगे? 25 से 30 हज़ार लगे थे, 10 तक गायब हो चुके हैं। बाकी जो बचे कुचे हैं वो सब जा रहे हैं विभाग में। चोरी को रोकने के लिए एलडीए की तरफ से क्या किया गया है? सिक्योरिटीज़ लगाई गई थी, लेकिन पब्लिक मानी नहीं। अच्छा, हाँ, गाड़ियों में, बोरों में, स्कूटी के डिग्गी में, आगे पीछे सब भर के लेके चले गए। लखनऊ की जनता को कुछ लोगों ने शर्मसार किया है। आप ही बताइए कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। पूरे लखनऊ की छवि पूरे देश में क्या जा रही होगी कि एक गमला लेकर के गए। अब ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कर ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। क्या किस तरीके से उनके पहचान को उजागर करने की बात आती है? अब ये तो प्रशासन का काम है कि उनकी पहचान उजागर करे और उस पर कार्रवाई करे। आप कह रहे थे कि पोस्टर भी उनके बिल्कुल होना चाहिए, लगना चाहिए। आपको एक इंसान का नाम गूगल करना चाहिए। उनको फादर ऑफ सिंगापुर कहते हैं। उनका नाम है ली क्वान यू। सिंगापुर में रूल बनाया गया, अगर सिंगापुर को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उसको जेल हो जाएगी। क्या अब कुछ ऐसे कठोर फैसले लेने का वक्त नहीं आ गया? सोचिए जरा। ऑब्नॉक्शियस, शर्मसार करने वाला है ये सब। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब देश में गमलों की चोरी हुई है। लखनऊ से पहले एक शख्स ने इस तरह का दाग हरियाणा के गुरुग्राम पर भी लगाया था, जब G20 सम्मेलन के दौरान गांधीनगर के रहने वाले शख्स ने शंकर चौक से गमले चुराए थे। हैरानी की बात यह थी कि गमले चुराने वाला यह शख्स वहां खुद 40 लाख की लग्जरी कार से आया था। इसी तरह G20 सम्मेलन के दौरान लखनऊ में भी मर्सिडीज कार से उतरे एक शख्स ने सड़क से गमलों की चोरी की थी। पिछले महीने ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इस किस्से को बताया था। क्या कहा था वो खुद सुनिए। लखनऊ में G20 की एक समिट थी। हम लोगों ने G20 रोड बनाया, उसकी सजावट की और सजावट करके वहां अच्छे गमले लगाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए। मैंने एक दिन देख रहा था, मैं कुछ गमले गायब हो गए थे, तो मैंने देखा मर्सिडीज से आकर के गमला लेकर के जा रहे हैं। अब आप सोचो मर्सिडीज गाड़ी की कीमत क्या है
और एक गमले की कीमत क्या होगी, लेकिन वो जल्दी जल्दी भरे जा रहा है। हमने कहा देखो पकड़ेंगे तो भी बेइज्जती है, पूरी सिटी की बेइज्जती होती है। सोचिए, आज गमले चुराते हुए पकड़े गए, लेकिन पहले न जाने क्या क्या चुराया होगा जिसके दम पर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी खरीद रखी है। लखनऊ का हाल आपने देख लिया, अब आपको लंदन की एक तस्वीर दिखाते हैं। इसका कनेक्शन भी तहजीब और तमीज से है। ऐसा नहीं है कि तहजीब को लेकर सवाल वाले वीडियो सिर्फ भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश में ही वायरल होते हैं। लंदन के इस वीडियो में भी आपको जो लाल और भूरे दाग नजर आ रहे हैं वो पान के दाग बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि लोगों ने पान थूक कर लंदन की गलियों को लाल कर दिया है। भारत में पान और गुटखा खाकर यहां वहां थूकने को कुछ लोग अपना कर्तव्य समझते हैं, लेकिन लंदन की गलियों की रंग बिरंगी तस्वीरें लोगों को हैरान कर रही हैं। यह वीडियो वहां के एक पत्रकार ने बनाया है जिसमें एशियाई मूल के लोगों पर आरोप लगाया गया है। इस पत्रकार ने दावा किया है कि वो करीब 30 मिनट तक लंदन की सड़कों पर चली और उसने 50 से ज्यादा पान की पीक के धब्बे गिने। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लंदन की स्वच्छता को लेकर बहस तेज हो गई है। अब थोड़ा अलग खबरों की ओर रुख करते हैं। बीमारियों के इलाज से जुड़ी उस बहस की बात करते हैं जो नई नहीं है, लेकिन हर बार उसकी चर्चा पहले से ज्यादा ट्रेंड करने लगी है। बहस यह है कि इलाज के लिए आधुनिक एलोपैथी बेस्ट है या प्राचीन आयुर्वेद ही उत्तम विधि है। ऑल्टरनेट साइंस जिसे कहते हैं। आज एक बार फिर एलोपैथी और आयुर्वेद आमने सामने है। इस बार बहस का नया मुद्दा है सर्जरी। एलोपैथी और आयुर्वेद का यह सर्जरी वाला संघर्ष आंध्र प्रदेश सरकार के एक फैसले से शुरू हुआ, जहां पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक डॉक्टरों को कुछ खास तरह की सर्जरी करने की अनुमति दे दी गई है। यह फैसला प्राचीन आयुर्वेदिक सिस्टम को आधुनिक मेडिसिन के साथ जोड़ने के मकसद से लिया गया है। लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार का यह फैसला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA को बिल्कुल रास नहीं आया। IMA ने इस आदेश का कड़ा विरोध किया है, इसे मरीजों के लिए खतरनाक बताया। IMA ने कहा है कि सर्जरी के लिए एनाटॉमी यानी शरीर संरचना, एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर का गहरा ज्ञान होना जरूरी है। बिना सही ट्रेनिंग और अनुभव वालों को सर्जरी की अनुमति देना मरीजों की जान के लिए खतरा बन सकता है। किसी सर्जरी के लिए जो जरूरी ट्रेनिंग चाहिए वो मेडिकल साइंस की पढ़ाई के दौरान ही दी जाती है। दूसरी तरह आयुर्वेद में ऐसी ट्रेनिंग की कोई खास व्यवस्था नहीं है। IMA ने मांग की है कि आंध्र सरकार आयुर्वेदिक सर्जरी वाले फैसले को फिर से विचार करे। देखिए, पहली बार नहीं है जब आयुर्वेदिक सर्जरी वाला यह मुद्दा सामने आया है। वर्ष 2020 में जब सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने आयुर्वेदिक सर्जरी की इजाजत दी थी, तब भी IMA की तरफ से ऐसा ही विरोध किया गया था। आयुर्वेदिक सर्जरी वाले इस पुराने विवाद को समझाने के लिए आज हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है। आयुर्वेद में सर्जरी का जिक्र वैदिक काल से ही मिलता है। ऋग्वेद में अश्विनी कुमारों का उल्लेख है, जिन्हें देव वैद के रूप में जाना जाता है। ये वैदिक काल के प्रमुख सर्जन थे। वैसे ऋषि सुश्रुत भी कहते हैं को आयुर्वेदिक सर्जरी का जनक माना जाता है। सुश्रुत संहिता में उन्होंने 300 तरह के सर्जिकल प्रोसीजर बताए। उन्होंने 8 तरह की सर्जरी का मुख्य तौर पर उल्लेख किया। पहला, छेदन यानी शरीर के किसी भाग को काट कर निकालना। भेदन, किसी भी तरह की सर्जरी के लिए शरीर में चीरा लगाना। लेखन, खराब त्वचा को खुरच कर हटाना। वेधन यानी फोड़े को सुई से छेद कर पस निकालना। ऐशा यानी धातु के उपकरण से घाव की गहराई जांचना। आहरण, शरीर में धसी किसी वस्तु जैसे पत्थर या गोली को निकालना। विसरावण, किसी अंग में भरे अतिरिक्त पानी या दूषित खून को निकालना। सीवन, शरीर में चोट लगने से कटे अंग या त्वचा को सिलना, यानी एक तरह से टांके लगाना। यह तो साफ है कि आयुर्वेद में सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा को कोई नई चीज नहीं है। आधुनिक आयुर्वेदिक इलाज की बात करें तो सर्जरी की 2 शाखाएं हैं। एक है शल्य तंत्र, दूसरा है शालक्य तंत्र। नियम के मुताबिक आयुर्वेद के सभी पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को इन शाखाओं का अध्ययन करना होता है, फिर वो आयुर्वेद सर्जन बन जाते हैं। शल्य तंत्र में 39 जनरल सर्जरी शामिल है, जैसे एपेंडिसाइटिस या किसी सामान्य गांठ को निकालना।
शालक्य तंत्र में 19 तरह की सर्जरी शामिल है, जो ENT और आंखों की सर्जरी होती है, जैसे मोतियाबिंद या टॉन्सिल्स की सर्जरी। आयुर्वेद के छात्रों को सुश्रुत के सर्जिकल सिद्धांतों के अलावा आधुनिक मेडिसिन की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इस बात पर भी IMA को खास एतराज है। कई आयुर्वेदिक सर्जरी में भी एनेस्थीसिया का इस्तेमाल होता है। दर्द कम करने के लिए आयुर्वेदिक औषधियां दी जाती हैं, लेकिन कुछ मामलों में एलोपैथिक पेन किलर्स भी दी जाती हैं। दोनों पद्धति का यह मिश्रण IMA खतरनाक मान रहा है। IMA के मुताबिक आयुर्वेद और एलोपैथी को मिलाना मिक्सोपैथी है और ऐसा मरीज के स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है। वैसे बात यह है कि आजकल बड़ी संख्या में लोग सर्जरी के लिए एलोपैथी पर ही भरोसा कर रहे हैं, लेकिन भारत में आयुर्वेद पर भी लोगों का खूब भरोसा है। इस पर फिक्र का ये डेटा कैप्सूल देखिए। एक अनुमान के मुताबिक भारत में कुल 4 लाख से ज्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, जिनमें से आयुर्वेदिक सर्जन की संख्या करीब 50,000 है। देश भर में करीब 3200 मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक अस्पताल हैं। हालांकि इन सभी में सर्जरी की सुविधा नहीं है। इसके बावजूद देश में हर साल लाखों आयुर्वेदिक सर्जरी होती है, जिनमें से क्षार सूत्र विधि से होने वाली पाइल्स और फिस्चुला की सर्जरी सबसे ज्यादा है। इस तरह की सर्जरी की सफलता दर 95% से ज्यादा है। वहीं हार्निया और मोतियाबिंद में सफलता दर 90% से ज्यादा है। ये नंबर गेम साबित करता है कि कुछ मामलों में आयुर्वेदिक सर्जरी एक विकल्प है और हो सकता है, लेकिन इसका विरोध करने वाले कहते हैं कि आयुर्वेद पुरानी पद्धति पर आधारित है, इसीलिए वक्त और नई तकनीक के हिसाब से इसे अपग्रेड नहीं किया जा सका। इस पूरे विवाद पर हमने दोनों पक्षों के एक्सपर्ट से बातचीत की, देखना चाहिए। सेम यूनिवर्सिटी में सेम डिग्री मिलने के बाद वो कहते हैं MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी। इसी प्रकार आयुर्वेद में BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर ये इंडिकेशन नहीं होता कि भाई सर्जरी करना है नहीं करना, तो वो सर्जरी को डिग्री में कैसे इन्वॉल्व करते? ये बात तो मिथ लगता है कि इस बात पे तो हमारा डिस्कशन ही नहीं बनता कि आयुर्वेद में सर्जरी होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये तो पैथी का इंडिविजुअल पार्ट है, कैसे होना चाहिए, मैथोलॉजी क्या होना चाहिए, इस पे आप चर्चा कर सकते हैं और इसमें कोलैबोरेशन से काम कर सकते हैं। मगर ये बिल्कुल गलत बात है कि IMA हो या मेडिकल सिस्टम कोई भी हो, ये कहे कि आपके पार्ट में सर्जरी को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा नहीं होता तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जितना भी डेवलप्ड वर्ल्ड है, ग्लोबल वर्ल्ड है, उन्होंने सुश्रुत को, आचार्य सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी क्यों कहा अपनी ऑथेंटिक सारी बुक्स में। खबर मुंबई से है, जहां 2 भाइयों के एक होने के बाद अब चाचा भतीजे के एक होने की खबर आ रही है। हमने इसी शो में आपको राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के BMC चुनाव में हाथ मिलाने की इनसाइड स्टोरी दिखाई थी और काफी डिटेल में दिखाई थी। आज बारी चाचा शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार की है, जो पुणे महानगर पालिका चुनाव के लिए एक साथ आ सकते हैं। एनसीपी के दोनों पक्षों के नेता इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं, लेकिन यह कोई नहीं बता रहा है कि इस अनूठे गठबंधन में अजीत कितनी सीट अपने चाचा को देने वाले हैं। लेकिन सूत्रों से TV9 भारतवर्ष को पता चला है कि पुणे की कुल 165 सीट में अजीत पवार की पार्टी 110 सीट पर लड़ना चाहती है, जबकि शरद पवार को 55 सीट देने को लिए वो तैयार हैं। इस फॉर्मूले पर अभी बातचीत जारी है। 30 दिसंबर नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में समय कम है और काम बहुत ज्यादा है। चाचा भतीजे के साथ आने की खबरों के बीच महाविकास आघाड़ी में भी पुणे को लेकर बड़ा राजनीतिक फेरबदल देखने को मिला है। बदले हालात में कांग्रेस और उद्धव गुट ने पुणे महानगर पालिका चुनाव मिलकर लड़ने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस ने औपचारिक रूप से उद्धव गुट यानी UBT को गठबंधन का प्रस्ताव भेजा। सीमित समय को देखते हुए दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत तेज हो गई। दावा यह भी किया जा रहा है कि सीट बंटवारे के बाद UBT अपने कोटे से कुछ सीट MNS को देगी। इस बातचीत में पुणे के 41 वार्डों और 165 कॉर्पोरेटर सीटों का बंटवारा होगा, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना का साफ कहना है कि उनका गठबंधन BJP से है और वो कायम रहेगा। पुणे महानगर पालिका में कुल 165 सीटें हैं, जिनमें 40 वार्डों में 4-4 और 1 वार्ड से 5 कॉर्पोरेटर चुने जाते हैं। कल परसों हमारे जो भी मित्र पक्ष है, जो भी हमारा अलायंस है, उसके साथ बात करेंगे। उसमें अगर हमारे सम्मानजनक सीटें मिली तो उनके साथ रहेंगे। अदरवाइज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सामने बहुत सारे पर्याय खुले हैं, उस पर्याय पर भी
विचार पार्टी के वरिष्ठ नेता करेंगे। हमारा ये स्पष्ट मत है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार का नेतृत्व अगर नवाब मलिक करने वाले हैं तो हम उनके साथ में कोई बात नहीं करेंगे, उनके साथ में किसी भी प्रकार का कोई अलायन्स नहीं करेंगे। शरद पवार यांनी त्यांच्या जीवनभर भाजप सारख्या प्रवृत्तींशी लढण्यामध्ये त्यांचं आयुष्य घालवलेलं आहे आणि विलीनीकरणाचे संकेत आहेत. मला असं वाटत नाही की विलीनीकरण होईल. त्यांनी दोन पवार एकत्र येऊन जर भाजपचा पराभव करणार असतील तर म्हणतोय. अजीत दादा के एनसीपी उसका अलग होने की वजह बीजेपी है. मुंबई शहर के लोग जानते हैं अजीत दादा आज बीजेपी के गोद में बैठे हुए. शिंदे सेना कहने के लिए तो शिवसेना शिंदे सेना है. शिंदे जी का लीडर आज भी मुंबई का हर आदमी जानता, अमित शाह उनका लीडर है. भले पार्टी अलग है लेकिन लीडर तो बीजेपी के टॉप लीडर दोनों के एक है. हालांकि इस गठबंधन की बातचीत के साइड इफेक्ट्स आने लगे हैं. शरद पवार और अजीत पवार में गठबंधन की बातचीत से नाराज पूर्व मेयर प्रशांत जगताप नाराज थे और उन्होंने शरद पवार को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया. बीजेपी ने भी विपक्षी दलों को चुनाव से पहले वाला झटका दिया है. बीजेपी ने शरद गुट की एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना यूपीटी समेत कई दलों के 22 पूर्व कॉर्पोरेटर और पदाधिकारियों को पार्टी में शामिल कर लिया है. इसके बाद विपक्षी दलों को इन इलाकों में नए उम्मीदवारों की तलाश करनी पड़ रही है. वैसे महाराष्ट्र में लोकल बॉडी के चुनाव का समीकरण देखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन देख लीजिए थोड़ा राजनीतिक आनंद आएगा. अजीत पवार एनडीए का हिस्सा है और शरद पवार इंडिया गठबंधन का, लेकिन पुणे चुनाव के लिए दोनों अपने अपने गठबंधन को कुछ दिनों के लिए भूलकर एक हो सकते हैं. राज ठाकरे का इंडिया गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो पुणे में उद्धव और कांग्रेस के साथ आ सकते हैं. पुणे में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे हाथ मिला सकते हैं, लेकिन मुंबई में दोनों अलग अलग हैं. बीजेपी और एकनाथ शिंदे राज्य स्तर पर अजीत पवार के साथ हैं, लेकिन मुंबई और पुणे में दोनों अजीत से दूर हैं. यानी ये बूझो तो जानो वाली राजनीति है जो आजकल महाराष्ट्र में बहुत सामान्य है और ऑपर्चुनिज्म है, और क्या कहेंगे. सवाल यह है कि जब शरद पवार और अजीत पवार अलग अलग अलायंस में हैं, दोनों के राजनीतिक रास्ते अलग हो चुके हैं, उसके बावजूद पुणे में ऐसा क्या है जिसके चलते दोनों गठबंधन की मर्यादा को भूलकर साथ आने की सोच रहे हैं. अगर एक लाइन में समझना चाहें तो इसका जवाब है वोट बैंक. पुणे को पवार परिवार का किला माना जाता है. शरद पवार के 5 दशक की राजनीति यहां से जुड़ी हुई है. बेशक उन्हें नगर परिषद चुनाव में बहुत कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अजीत को अपने चाचा की सियासी ताकत का अंदाजा है. वो जानते हैं कि आज भी शरद पवार के साथ लोगों का इमोशन जुड़ा हुआ है. अजीत पवार जानते हैं कि उनके चाचा कभी भी बाजी पलट सकते हैं. इसी गणित को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा. पुणे में 2017 के नगर पालिका चुनाव में बीजेपी को कुल 162 में से 97 सीटें मिली थी. उस वक्त एनसीपी बटी नहीं थी और तब पार्टी को 39 सीटों से संतोष करना पड़ा था. बाकी 26 सीटें अन्य के खाते में गई, यानी बीजेपी को तब स्पष्ट बहुमत मिला. अब पुणे महानगर पालिका में सीटों की संख्या 165 हो चुकी है. पुणे में बीजेपी की बढ़ती ताकत से सबक लेते हुए पवार परिवार ने अपने किले को मजबूत करने में जोर लगा दिया है. हालांकि बाद में एनसीपी टूट गई, लेकिन 21 दिसंबर को जब लोकल बॉडी चुनाव के नतीजे आए तो अजीत पवार ने सबको चौंका दिया. पुणे में नगर अध्यक्ष के कुल 34 पद हैं, जिनमें 27 अजीत पवार की पार्टी जीत गई है. इनमें 17 नगर परिषद अध्यक्ष जबकि 10 नगर पंचायत अध्यक्ष शामिल हैं. जानकार मानते हैं कि जूनियर पवार को पार्टी का घड़ी सिंबल मिलने का भी फायदा हुआ है. सूत्र बता रहे हैं कि अजीत पवार इसी नतीजे के दम पर महायुति से 165 में से 120 सीट मांग रहे थे. फिर देवेंद्र फडणवीस और शिंदे ने कहा कि वो फ्रेंडली फाइट के लिए तैयार है, यानी अजीत पवार चाहें तो अलग लड़ सकते हैं. इसी के बाद अजीत को चाचा की याद आई, जिनका पुणे के इलाके में आज भी सियासी रसूख माना जाता है और एक रियल एस्टेट का मामला भी है. अजीत पवार को भली भांति पता है, जिसको लेकर उनको थोड़ा सा एम्बैरसिंग रहा है कुछ चीजें. अब बात करते हैं बांग्लादेश की. एक दौर था जब बांग्लादेश की खुली हवा में मुजीब का लोकतंत्र सांस लिया करता था, लेकिन आज मोहम्मद यूनुस की नीतियों ने उसमें कट्टरता का प्रदूषण फैला दिया है. हालात यह है कि वहां अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और खासतौर पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है. पिछले 1 महीने में वहां 4 हिंदुओं की हत्या की गई है. बीती रात ही अमृत मंडल नाम के शख्स की हत्या की गई, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ा एतराज जताया है. टीपू दास के बाद बांग्लादेश में अब एक और हिंदू की मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है. बांग्लादेश में अमृत मंडल नाम के एक हिंदू युवा की बड़ी बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी.
भारत के विदेश मंत्रालय ने हिंदुओं के खिलाफ हो रही घटनाओं पर कड़ी नाराजगी जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के भारत विरोधी नैरेटिव को हम पहले ही खारिज कर चुके हैं और अब वहां के तमाम घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। हाल ही में मैमनसिंह में एक हिंदू युवा की हत्या हुई, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। राजनीतिक हिंसा बताकर इसको नजरअंदाज या दरकिनार नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश ने इस घटना का एंगल बदलने के लिए एक झूठी थ्योरी भी पेश की। बांग्लादेश पुलिस ने मामले की लीपापोती करते हुए बयान जारी किया कि अमृत मंडल की हत्या कोई सांप्रदायिक घटना नहीं है। अमृत मंडल कई मामलों में आरोपी था और जबरन वसूली के मामले में अमृत मंडल पर हमला हुआ। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये बांग्लादेश का प्रोपेगेंडा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले दीपू दास और अब 6 दिन के भीतर दूसरे हिंदू युवा की पीट कर हत्या कर दी गई और बांग्लादेश की सरकार और पुलिस चुपचाप देखती रही। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बॉलीवुड भी गुस्से में है। एक्ट्रेस जानवी कपूर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बर्बरता है, नरसंहार है। अगर आपको गुस्सा नहीं आता तो ये पाखंड हमें तबाह कर देगा। हालांकि कुछ एक नामचीन लोग जो हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं, इस मुद्दे पर उनका बयान किसी प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आए। उधर बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की वतन वापसी के साथ ही चुनावी माहौल भी गरमाने लगा है। तारिक की ढाका वापसी से बीएनपी के नेताओं और समर्थकों का जोश हाई है। शेख हसीना की गैर मौजूदगी ने रहमान और उनकी पार्टी बीएनपी के लिए चुनावी मुकाबला आसान कर दिया है। बीएनपी तारिक को अगले पीएम के तौर पर देख रही। दूसरी ओर जमाते इस्लामी को चीजें अपने हाथ से निकलती हुई लग रही। एक रिपोर्ट के मुताबिक तारिक रहमान की वापसी के बाद बीएनपी का नेशनल वोट शेयर 42 से 45% तक पहुंचने का अनुमान। और जमात के नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी पॉलिटिकल किंग मेकर के तौर पर अपना पारंपरिक दबदबा खो रही है। और अब फिक्र का फोकस इस्लामिक आतंकवाद पर है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीधे टारगेट पर है और निशाने पर भी। ऐसा है कि ट्रंप ने हमले के लिए 25 दिसंबर के दिन को ही विशेष तौर पर चुना। आईएसआईएस आतंकवादियों को चुन चुन कर मरवाया। दिलचस्प यह है कि ट्रंप ने आईएसआईएस आतंकवादियों पर स्ट्राइक के बाद मृत आतंकियों को मेरी क्रिसमस कहकर कटाक्ष भी किया है। आतंकियों की नींद उड़ाने वाली यह ग्लोबल न्यूज है, जिसमें विषधारी आईएसआईएस को डोनाल्ड ट्रंप का यह मेरी क्रिसमस वाला विश वर्ल्ड में ट्रेंड कर रहा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, जिसे अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने जारी किया है। सारी कहानी इस वीडियो में छिपी है। मिडनाइट में अमेरिकी सेना ने टॉमाहॉक मिसाइल लॉन्च करके कई इलाकों को टारगेट किया। अटैक के लिए उत्तर पश्चिम नाइजीरिया के इलाके को चुना गया, जहां पर इस्लामिक स्टेट के आतंकी बड़ी संख्या में मौजूद थे। अमेरिका का दावा है कि पिन पॉइंटेड अटैक में आईएसआईएस के कई टेरर अड्डे तबाह कर दिए गए। ट्रंप ने इस अटैक के फौरन बाद ट्रुथ सोशल पर लिखा, आज रात कमांडर इन चीफ के रूप में मेरे निर्देश पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने उत्तर पश्चिम नाइजीरिया में आईएसआईएस आतंकवादियों के गिरोह के खिलाफ एक शक्तिशाली और घातक हमला किया है। डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने कई सटीक हमले किए हैं, जैसा कि केवल संयुक्त राज्य अमेरिका ही कर सकता है। मेरे नेतृत्व में हमारा देश कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद को फलने फूलने नहीं देगा। ईश्वर हमारी सेना को आशीर्वाद दे और सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं। उन मारे गए आतंकवादियों को भी मेरी क्रिसमस, जिनकी संख्या और भी अधिक होगी अगर में ईसाइयों का नरसंहार जारी रखते हैं। अब आपके उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ी एक जरूरी खबर आपके बताते हैं। वारंटी के नाम पर लोगों को कुछ ब्रांडेड शोरूम कैसे धोखा देते हैं, ये इसका उदाहरण है। यूपी के सीतापुर जिले का मामला है। वहां वर्ष 2022 में आरिफ नाम के एक युवक ने एक शू ब्रांड के शोरूम से 1700 रुपए में एक जोड़ी चप्पल खरीदी थी। उस समय 6 महीने की वारंटी दी गई थी, लेकिन ये चप्पल 1 महीना भी नहीं चली और टूट गई। इतनी महंगी चप्पल इतने कम समय में ही टूट जाने से व्यक्ति परेशान हुआ। वो दोबारा शोरूम गया, मैनेजर से शिकायत की, लेकिन आरिफ का आरोप है कि मैनेजर ने चप्पल अपने पास रख ली, बदले में दूसरी नई चप्पल नहीं दी, ना ही पैसे वापस लौटाए और अकड़ अलग से दिखाई। आरिफ इस बर्ताव से इतना दुखी हुए कि उन्होंने उसी समय जिला उपभोक्ता फोरम में केस कर दिया।
फोरम द्वारा शोरूम प्रबंधक को कई बार नोटिस जारी हुआ, लेकिन आरोप है कि प्रबंधक न तो फोरम के सामने पेश हुआ और न ही उसने अपना पक्ष रखा। इसके बाद 8 जनवरी 2024 को फोरम ने एक तरफा आदेश पारित करते हुए शोरूम प्रबंधक को चप्पल की कीमत लौटाने के साथ मानसिक उत्पीड़न के लिए 2500 रुपए और मुकदमेबाजी की लागत के रूप में 5000 रुपए यानी कुल मिलाकर 9200 रुपए भुगतान करने का आदेश जारी किया। लेकिन हद यह हो गई कि फोरम के इस आदेश का भी पालन नहीं किया गया। इसके बाद मैनेजर पर एक और मुकदमा दायर हुआ। जिला उपभोक्ता फोरम ने पुलिस अधीक्षक सीतापुर को पत्र भेजा, निर्देश दिया कि 2 जनवरी 2026 तक हर हाल में गैर जमानती वारंट की तामील हो। शोरूम प्रबंधक मोहम्मद उस्मान को गिरफ्तार करके फोरम के सामने पेश किया जाए। अब आगे क्या होगा, इस पर सबकी नजर रहेगी। यह मामला उपभोक्ता अधिकारों की अनदेखी करने वाले व्यापारियों के लिए सख्त चेतावनी की तरह है। इस तरह की कार्रवाई से उपभोक्ताओं का न्याय व्यवस्था पर भरोसा और मजबूत होगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी में SIR से 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कटे। सूत्रों के हवाले से खबर, 31 दिसंबर को फाइनल ड्राफ्ट आएगा। यूपी में कुल 15,04,04 करोड़ वोटर थे। यूपी में 18.7% वोटरों के नाम कटे हैं। सबसे अधिक नाम लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर, आगरा और बरेली में कटे हैं। और अब तेजी से देखते हैं 9 बड़ी खबरें। वीर बाल दिवस पर 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें 14 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी भी हैं। 20 बच्चों में 2 को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। पीएम ने भी विजेता बच्चों से मुलाकात की और कहा, जेन जी और जेन अल्फा विकसित भारत के लक्ष्य तक लेके जाएंगे। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर रोक और जमानत के विरोध में यूथ कांग्रेस दिल्ली की सड़कों पर उतरी। जंतर मंतर पर यूथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। इसके अलावा पीड़ित की मां सहित महिला कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों ने दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया है। केरल से पहली बार बीजेपी का मेयर चुना गया। तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में हुए मेयर चुनाव में बीजेपी के वी राजेश की जीत हुई है। पिछले 45 वर्षों से यहां लेफ्ट गठबंधन LDF का कब्जा था। तिरुवनंतपुरम कांग्रेस के मौजूदा सांसद शशि थरूर का भी घर है। जनवरी में बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारी है, जिसके लिए बीजेपी और JDU में सहमति बन गई है। 11 से 12 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। अभी नीतीश मंत्रिमंडल में CM समेत 24 मंत्री हैं। राज्य में कुल 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। प्रदूषण संकट के बीच दिल्ली हाईकोर्ट में एयर प्यूरिफायर पर GST घटाने से जुड़ी जनहित याचिका का केंद्र सरकार ने विरोध किया। सरकार ने कहा है कि यदि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना GST काउंसिल को GST कटौती का आदेश दिया गया तो इससे नया संकट खड़ा हो सकता है। आज से रेलवे का सफर महंगा हो गया है। प्रति किलोमीटर 2 पैसे के हिसाब से बड़ा किराया लागू हो गया है। अब अगर आप 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करने के लिए टिकट लेंगे तो बड़ी कीमत चुकानी होगी। कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के पास भारतीय मूल के 20 वर्षीय छात्र शिवांग अवस्थी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो PhD की पढ़ाई कर रहे थे। जयपुर के चोमू इलाके में मस्जिद के बाहर रेलिंग लगाने को लेकर विवाद हो गया। बीच बचाव करने पहुंची पुलिस पर उपद्रवियों ने पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिस वालों के सिर फूट गए। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 75 से ज्यादा पत्थरबाजों को हिरासत में लिया। एहतियात के तौर पर इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। सीरिया में बड़ा हमला हुआ है। सीरिया के शहर होम्स की एक मस्जिद को निशाना बनाया गया है। यहाँ हुए ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हुए। यह धमाका विद्रोहियों के कब्जे वाले उत्तरी ग्रामीण इलाके में नमाज के वक्त हुआ है।